चैप्टर 5 सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर। मूल अवधारणाएं समाज, मानव तथा पशु समाज। बेसिक कॉन्सेप्ट्स सोसाइटी, ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी। प्रतिदिन की वार्तालाप में हम अनेक शब्दों जैसे समाज, समुदाय, समिति, संस्था, समूह, परिस्थिति, भूमिका, संस्कृति, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, जनरीतियां, प्रथाएं, परंपरा तथा लोकाचार आदि का प्रयोग करते हैं। साधारणतया हम इन शब्दों का अर्थ विषय के संदर्भ से ही लगा लेते हैं, चाहे कहने वाले का उस शब्द से कोई भी अभिप्राय हो। वास्तविकता यह है कि किसी भी विषय को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए यह आवश्यक होता है कि उस विषय से संबंधित प्राथमिक अवधारणाओं को उसी अर्थ में समझा जाए जिस अर्थ में ज्ञान की एक विशेष शाखा में उनका उपयोग किया जाता है। उपर्युक्त सभी शब्द समाजशास्त्र की प्राथमिक अथवा मौलिक अवधारणाएं हैं। इन्हें प्राथमिक अवधारणा इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी समाजशास्त्रीय विवेचना में इनका महत्व आधारभूत होता है। प्रस्तुत विवेचन में हम सर्वप्रथम समाजशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा समाज की प्रकृति को स्पष्ट करेंगे। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके बाद भी सभी सामाजिक विज्ञानों में समाज शब्द का उपयोग एक दूसरे से बहुत भिन्न अर्थ में किया जाता है। बोलचाल की सामान्य भाषा में हम समाज शब्द का उपयोग जिस अर्थ में करते हैं, समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ उससे बहुत भिन्न है। इसलिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले समाज के सामान्य तथा समाजशास्त्रीय अर्थ को समझा जाए। अब देखिए, बोलचाल की भाषा में समाज का अर्थ क्या होता है ये पढ़ते हैं, और जब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं या उसका अर्थ परिभाषा कुछ पढ़ते हैं तब उसका क्या अर्थ होता है वो भी पढ़ेंगे। सोसाइटी इन कॉमन यूज। दैनिक बोलचाल की भाषा में हम समाज का जो अर्थ समझते हैं वह इसके समाजशास्त्रीय अर्थ से बहुत अलग होता है। सामान्य रूप से हम यह समझते हैं कि अपने पड़ोस मित्रों का विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित जिन लोगों के बीच हम उठते बैठते हैं वही हमारा समाज होता है। इसी तरह जिन लोगों से हम आर्थिक या राजनीतिक संबंध रखते हैं अथवा जिनके साथ रहकर हम मनोरंजन करते हैं या भ्रमण के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं उन्हें भी हम अपना समाज कह सकते हैं। कुछ विशेष धार्मिक विश्वासों से संबंधित व्यक्तियों, जाति या समाज सुधार पर आधारित अनेक छोटे बड़े संगठनों को भी समाज के नाम से संबोधित करना एक सामान्य सी बात है। बिल्कुल हम सब लोग ऐसे ही करते हैं। व्यक्ति जिस तरह के लोगों के बीच रहता है, सामान्य लोग उसी के आधार पर इस बात का भी मूल्यांकन करने लगते हैं कि उस व्यक्ति का समाज कितना अच्छा या बुरा है। जब हमारे जीवन से संबंधित कोई कठिनाई या समस्या पैदा होती है तो हम स्वयं या उन लोगों की सहायता से उसे सुलझाने का प्रयत्न करते हैं जिन्हें सामान्य रूप से हम अपना समाज कहते हैं। मतलब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, जिनके यहाँ हम शादी ब्याह में जाते हैं या इनके साथ कोई भी एक्टिविटी हम जो करते हैं उसको हम अपना समाज कहने लगते हैं। समाज के बारे में ऐसी सभी धारणाएं बहुत अवैज्ञानिक हैं, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं है, ये अवैज्ञानिक हैं। समाज न तो हमारे व्यक्तिगत हितों को सुरक्षित रखने वाले लोगों का समूह या संगठन होता है और ना ही समाज उन लोगों से बनता है जो एक विशेष नौकरी, व्यवसाय या सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने में हमारी मदद करते हैं। तो फिर समाज है क्या? व्यवहारिक रूप से हमारे पारिवारिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की सफलता इस बात से अधिक संबंधित होती है कि हम विभिन्न वर्गों के लोगों और समूहों के साथ किस तरह संबंध स्थापित करते हैं। यह संबंध चाहे सहयोग के हों या प्रतिस्पर्धा के। मतलब इससे मतलब नहीं है कि आप किसी के साथ आपका अच्छा संबंध है या बुरा है, लेकिन संबंध है। एक दूसरे से व्यवस्थापन करने वाले हों अथवा संघर्ष के हों, कि चाहे तो हम मिलजुल के काम करते हों, चाहे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हों। इन्हीं के द्वारा हम दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं। मतलब कोई भी हमारी जो भावनाएं हैं किसी के साथ अच्छी है या बुरी है, किसी भी तरह से अगर हम दूसरे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, हमारा इफेक्ट उन पर पड़ रहा है और स्वयं भी उनसे प्रभावित हो रहे हैं और खुद भी अफेक्टेड हो रहे हैं। अपने दैनिक जीवन में हम उन लोगों के बारे में विचार करते हैं जिनके जीवन का तरीका, व्यवहार और समझ हमसे भिन्न होती है। अगर हम दैनिक जीवन में तो उन लोगों की भी बातें करते हैं ना जो हमारे तरह नहीं रहते, जो हमारे जैसे नहीं हैं, हमसे अलग हैं, भिन्न हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे संबंधों का घेरा जितना छोटा या बड़ा होता है, हमें अपना समाज उतना ही छोटा या बड़ा दिखाई देने लगता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह या संगठन से नहीं होता, बल्कि समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। इस अर्थ में समाज का कोई भौतिक रूप नहीं होता, यह एक अमूर्त व्यवस्था है। मतलब ये कोई फिजिकल चीज नहीं है।
जिसके प्रभाव का हम अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से देख या छू नहीं सकते। आरंभ में यह बात हमें बहुत अटपटी सी लगती है, लेकिन एक सामान्य से उदाहरण से इस वास्तविकता को सरलता से समझा जा सकता है कि अपने दैनिक जीवन में हम अक्सर इस तरह की बातें करते हैं कि हमारा समाज पहले जैसा नहीं रहा, अथवा ये हमारा समाज पश्चिमी समाज से भिन्न है। जब हम ये कहते हैं कि हमारा समाज बदल रहा है, तब इसका अर्थ ये नहीं होता कि व्यक्तियों से बनने वाले विभिन्न संगठनों का रूप बदल गया है, बल्कि हम ये महसूस करने लगे हैं कि अतीत की तुलना में आज हमारे पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन हो गया है। एक सामान्य अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कुछ समय पहले अध्यापक और शिष्य, माता पिता और उनकी संतानों, मालिक और मजदूरों तथा विभिन्न जातियों के लोगों के बीच जो संबंध थे, उनमें आज भारी परिवर्तन हो चुका है। कुछ समय पहले परिवार के मुखिया और दूसरे सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का रूप आजकल बिल्कुल बदल चुका है। धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवसायिक क्षेत्र में भी लोगों के पारस्परिक संबंधों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इन्हीं परिवर्तनों को हम समाज में होने वाला परिवर्तन कहते हैं। जब हम यह कहते हैं कि हमारा समाज पश्चिमी समाजों से भिन्न है, तब हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि परिवार, पड़ोस, नातेदारी, आर्थिक क्रियाएं, धर्म तथा तरह तरह के व्यवहारों से संबंधित हमारे संबंध पश्चिमी देशों के लोगों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के किस तरह से भिन्न हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी संगठन से नहीं होता है, बल्कि समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। समाज की यही अवधारणा इसे दैनिक बोलचाल की भाषा में उपयोग में लाए जाने वाले शब्द समाज से अलग कर देती है, पृथक कर देती है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये बात याद रखना। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए जरूरी है कि किसी सामाजिक संबंधों की व्याख्या, किसी सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में समाज की वास्तविक प्रकृति को समझा जाए। समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ, अब हम इसका सही मीनिंग पढ़ते हैं, जो कि इसका साइंटिफिक मीनिंग है। सोशियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सोसाइटी। आरंभ में मतलब समाज का अर्थ पढ़ रहे हैं हम समाजशास्त्र की तरह से। आरंभ में ही यह ध्यान रखना आवश्यक है कि समाजशास्त्र में समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह अथवा संगठन से नहीं होता है, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा की गई समाज की कुछ मुख्य परिभाषाओं को समझा जाए। मैकाइवर तथा पेज, अब इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने समाज की बहुत वैज्ञानिक परिभाषा देते हुए लिखा है कि समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों और उपविभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रता की व्यवस्था है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है तथा सदैव परिवर्तित होता रहता है। ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी होती है, ये पेपर में भी लिखने को आती हैं, और ये आपके लिए भी जो आपकी जो सीख रहे हैं, जो आप उसमें ये काम आती हैं। दूसरा है गिडिंग्स। गिडिंग्स ने क्या कहा है? समाज स्वयं में एक संघ अथवा संगठन है तथा औपचारिक संबंधों का ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले लोग पारस्परिक संबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार गिडिंग्स ने समाज के निर्माण में व्यक्ति तथा सामाजिक संबंधों को समान रूप से महत्वपूर्ण माना है। इसके बाद भी गिडिंग्स का यह कहना सही नहीं है कि समाज का निर्माण केवल औपचारिक संबंधों से होता है। वास्तव में समाज के निर्माण में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तरह के संबंधों का योगदान होता है, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के बिहेवियर और रिलेशंस को हम इसमें काउंट करते हैं। अब हैं जी E.B. र्यूटर। देखो भैया ये क्या कहते हैं। इनके शब्दों में समाज एक अमूर्त धारणा है। सही बात है भैया, जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। इससे स्पष्ट होता है कि संबंधों की समग्रता से जिस अमूर्त व्यवस्था का निर्माण होता है उसी को हम समाज कहते हैं। गिन्सबर्ग, M.G. गिन्सबर्ग क्या कहते हैं? गिडिंस अलग है, गिन्सबर्ग अलग है, बच्चों ध्यान रखना। M. गिन्सबर्ग के अनुसार समाज ऐसे व्यक्तियों की सामूहिकता है जो अनेक संबंधों और व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है। इस परिभाषा से ही हम स्पष्ट कर सकते हैं कि समाज का निर्माण व्यक्तियों द्वारा न होकर व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाज एक दूसरे के लिए भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें सामाजिक संबंधों तथा व्यवहारों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। पार्सन्स की पढ़ते हैं, ने समाज को वैज्ञानिक आधार पर परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाज को उन मानवीय संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो साधन और साध्य के रूप में की गई क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। भाषा ये है, चाहे वे यथार्थ हों या केवल प्रतीकात्मक, कि चाहे तो वो रियल में ऐसी होती हों या फिर केवल सिंबॉलिक हों। प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक, यथार्थ मतलब रियल।
इस प्रकार पार्सन्स ने यह स्पष्ट किया है कि समाज का निर्माण केवल उन्हीं संबंधों के द्वारा होता है जो किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि क्रिया का तात्पर्य केवल उन्हीं कार्यों से है जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में किए जाते हैं। वाह मतलब आउटर साइड से रूप से उपर्युक्त सभी परिभाषाएं एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होती हैं, लेकिन भाषा में कुछ भिन्नता होने के बाद भी सभी परिभाषाएं तीन प्रमुख तथ्यों को ही स्पष्ट कर रही हैं। वो कह रहे हैं ये सारी जितनी परिभाषाएं इनसे हमें तीन निष्कर्ष निकले हैं। पहला तथ्य यह है कि समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। ये बात तो यूनिवर्सल है, सही बात है। दूसरा भी बताएंगे। सामाजिक संबंध क्योंकि अमूर्त, जटिल और परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए समाज को भी एक अमूर्त, जटिल और परिवर्तनशील व्यवस्था कहा जाता है। दूसरा तथ्य यह है कि समाज का निर्माण करने वाले सामाजिक संबंध मनमाने ना होकर बहुत से सांस्कृतिक नियमों से भी बंधे होते हैं। ये भी सही बात लग रही है मुझे तो। यही कारण है कि समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक अर्थ के अनुसार समाज को एक दूसरे से संबंधित इकाइयों की भूमिकाओं से बनने वाली संरचना अथवा व्यवस्था के रूप में स्पष्ट किया गया है। अब तीसरा तथ्य यह है कि समाज में व्यक्ति का महत्व केवल इसी अर्थ में है कि व्यक्तियों द्वारा ही सामाजिक संबंधों की स्थापना की जाती है। स्वयं व्यक्तियों के एकत्रीकरण यानी जो इकट्ठे होते हैं कहीं पर, को ही समाज नहीं कहा जा सकता। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कहीं पर हैं उसको ही समाज नहीं कहते, लेकिन उनके आपस के जो क्रियाकलाप क्या हैं उसको हम समाज कहते हैं। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समाज की सभी परिभाषाओं को समझने से स्पष्ट हो जाता है कि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था अथवा सामाजिक संबंधों का एक जाल है। मैकाइवर के इस कथन को समझने से ही यह स्पष्ट हो सकता है कि समाज को व्यक्तियों का समूह न मानकर संबंधों की एक व्यवस्था अथवा जाल के रूप में मान्यता क्यों दी जाती है। वो ये कह रहे हैं कि अगर कई लोग कहीं पर इकट्ठे हो जाएं उसका मतलब समाज नहीं है, उनका आपस में रिलेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ, अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो, लेकिन आपस में रिलेशन होना चाहिए। इसके बाद कहाँ पर थी मैं? इसके लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर लिया जाए कि सामाजिक संबंधों का तात्पर्य किस प्रकार के संबंधों से है। इसके बाद यही समझा जा सकता है कि सामाजिक संबंध किस प्रकार समाज जैसी जटिल, व्यापक और परिवर्तनशील व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस दृष्टिकोण से समाज की समाजशास्त्रीय अवधारणा को समझने के लिए कुछ मुख्य पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। नंबर 1, सामाजिक संबंध का अर्थ यानी समाजशास्त्रीय अर्थ एवं सामाजिक संबंधों का तात्पर्य उन संबंधों से होता है जो व्यक्तियों द्वारा जागरूकता की दशा में स्थापित किए जाते हैं। संबंध तो एक पुस्तक अथवा दीवार और चित्र के बीच भी होता है, लेकिन ऐसे संबंध में किसी तरह की जागरूकता अथवा चेतना न होने के कारण से सामाजिक संबंध नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर विभिन्न समूहों में व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब वे उद्देश्यपूर्ण रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं। यह संबंध भी पूरी तरह से स्वतंत्र अथवा मनमाने नहीं होते, बल्कि एक विशेष संस्कृति से संबंधित कुछ नियमों से बंधे रहते हैं। यह नियम अनेक रीतियों, अधिकार व्यवस्था तथा नियंत्रण के साधनों के रूप में होते हैं। इस प्रकार सामाजिक तथा सांस्कृतिक नियमों के प्रभाव से विभिन्न प्रकार के संबंध जब एक व्यवस्था से बन जाते हैं तब इसी व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। नंबर 2 है सामाजिक संबंध स्थापित करने के कारण। प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। यही दशा सामाजिक संबंधों की स्थापना का सर्वप्रमुख और मूल कारण है। मतलब लोग बिना समाज के रह ही नहीं पाता, उसको एक सोशल स्ट्रक्चर चाहिए रहने के लिए। इसके पश्चात भी अनेक अन्य दशाएं व्यक्ति को सामाजिक संबंध स्थापित करने की प्रेरणा देती हैं, जैसे कि सामाजिक संबंधों की स्थापना। नंबर क है सामाजिक संबंधों की स्थापना से ही व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, मतलब उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। नंबर ख है संबंधों की सहायता से ही व्यक्ति अपने विशेष हितों को पूरा कर सकता है। नंबर तीसरा है ग है दूसरे लोगों से संबंध स्थापित किए बिना व्यक्ति शारीरिक और मानसिक आधार पर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। चौथा है प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में दूसरे लोगों से कुछ विशेष तरह के व्यवहारों की अपेक्षा रखता है, जो उनके बीच संबंधों की स्थापना से ही संभव है। मतलब अगर हमारा किसी से रिलेशन नहीं होगा कोई भी, तो किसी भी सेंस में कोई हमारी हेल्प कैसे करेगा, और हम
आप समझ रहे हैं ना, मतलब एक इंसान तो सारे काम नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको एक समाज की ज़रूरत होती है। यह सभी आवश्यकताएं इस प्रकार की हैं कि इनके बिना न तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बन सकता है और ना ही वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। उदाहरण के लिए, हम में से सभी लोग अपनी जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारिवारिक, वैवाहिक एवं मानसिक संबंधों की स्थापना करते हैं। सामान्य हितों को पूरा करने के लिए बहुत से संगठनों और समितियों के सदस्य बनते हैं। अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और दूसरे क्षेत्रों में विभिन्न व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। कुछ व्यक्तियों में नेतृत्व करने का, अपना प्रभुत्व स्थापित करने की विशेष क्षमता होती है। इस क्षमता का उपयोग भी दूसरे व्यक्तियों से संबंध स्थापित करके ही किया जा सकता है। जैसे कोई बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकता है, लेकिन उसको भी क्या चाहिए, उसको भी तो फॉलोअर चाहिए और लोग चाहिए, किसका नेतृत्व करेगा वरना। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हमारे जैसे, मुझको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे भी तो स्टूडेंट चाहिए, वरना मैं पढ़ाऊंगी किसको, है ना। तो कोई प्रतिभा होने के बाद भी आपको उसको साबित करने के लिए कि आप टैलेंटेड हो, आपको पब्लिक चाहिए, समाज चाहिए, लोग चाहिए। कि हमारे जैसे जटिल समाजों में विभिन्न दशाएं हजारों प्रकार के संबंधों को विकसित करती हैं। नंबर 3 है सामाजिक संबंधों की व्यापकता। सामाजिक संबंधों का क्षेत्र इतना व्यापक है कि विभिन्न प्रकार के संबंधों की कोई निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती। आरंभ में यह संबंध केवल परिवार, खेल के साथियों तथा पड़ोस में ही स्थापित होते थे, लेकिन जैसे जैसे व्यक्तियों का आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, उनके संबंधों के क्षेत्र का भी विस्तार होता जा रहा है। डेविस का कथन है कि एक छोटे से परिवार में माता पिता, भाई बहन तथा दूसरे संबंधियों के बीच की 15 तरह के संबंध पाए जाते हैं। यदि एक परिवार में ही सामाजिक संबंधों के बीच इतनी भिन्नता होती है, तो जीवन के बहुत से क्षेत्र में सामाजिक संबंधों के विस्तार का अनुमान लगाना तो बहुत कठिन है। यह संबंध इसलिए और भी व्यापक हो जाता है कि एक ही संबंध कभी सहयोग पर आधारित होता है तो कभी संघर्ष पर, कभी इसका आधार विरोध होता है तो कभी अनुकूलन, कभी यह संबंध प्रत्यक्ष होते हैं तो कभी अप्रत्यक्ष। सामाजिक संबंधों में परिवर्तनशीलता, सामाजिक संबंधों की ये मैं हेडिंग पढ़ रही हूँ। नंबर 4 है सामाजिक संबंधों में परिवर्तनशीलता। सामाजिक संबंधों की एक विशेषता यह है कि इनकी प्रकृति सदैव एक जैसी नहीं रहती है। विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों के बीच एक समय में जिस तरह के संबंधों की स्थापना होती है, परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के बदल जाने पर उनकी प्रकृति में भी परिवर्तन होने लगता है। मैकाइवर ने भी स्पष्ट किया है कि नियंत्रण की व्यवस्था, जैसे कानूनों, लोकाचारों तथा प्रथाओं में परिवर्तन होने तथा प्रभुत्व का रूप बदलने से भी सामाजिक संबंध बदलने लगते हैं। नंबर 5 है सामाजिक संबंधों में व्यवस्था। विभिन्न दशाओं में व्यक्ति जिन बहुत से संबंधों की स्थापना करते हैं, वे मनमाने अथवा निरंकुश नहीं होते। किसी भी संबंध की स्थापना करते समय व्यक्ति को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ध्यान रखना पड़ता है। अनेक परंपराएं, प्रथाएं, लोकाचार तथा सांस्कृतिक नियम व्यक्तियों को न केवल एक विशेष ढंग से प्रत्येक संबंध स्थापित करने का निर्देश देते हैं, बल्कि ऐसे संबंधों को स्थापित करने से रोकते भी हैं जिनके सांस्कृतिक नियमों के विरुद्ध समझा जाता है। जो व्यक्ति सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करके संबंधों की स्थापना करते हैं, उन्हें नियंत्रण की एक व्यवस्था के द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता है तथा सामाजिक मूल्यों का पालन करने का लोगों को तरह तरह की प्रेरणाएं और सामाजिक पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इसके फलस्वरूप सभी सामाजिक संबंध एक व्यवस्था से बन जाते हैं। इसी व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। नंबर 6 है समाज व्यक्तियों का समूह क्यों नहीं है। जब हम समाज को सामाजिक संबंधों की व्यवस्था कहते हैं, तब इस संबंध में एक प्रश्न ये पैदा होता है कि समाज को व्यक्तियों का समूह क्यों नहीं माना जाता। वास्तव में एक जैविकीय प्राणी के रूप में सभी व्यक्ति एक दूसरे के समान हैं। केवल सामाजिक संबंधों के द्वारा ही व्यक्ति एक परिवर्तनशील सामाजिक प्राणी बनता है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक ढांचे को हम व्यक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों के आधार पर ही स्पष्ट करते हैं। जब हम कहते हैं कि समाज का ढांचा बदल रहा है, तो हमारे कहने का आशय यही होता है कि सामाजिक संबंधों की प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। व्यवहारिक रूप से भी हम ये पाते हैं कि स्वतंत्रता से पहले तक सरकार और नागरिकों के बीच जो संबंध थे, उनमें आज एक बड़ा परिवर्तन हो गया है। सामंतवाद के समय मालिक और मजदूर के बीच जो संबंध थे, आज वे बिल्कुल बदल गए हैं। आज से 50 वर्ष पहले माता पिता और बच्चों के बीच तथा अध्यापक और शिक्षक के बीच जो संबंध थे, वे आज नहीं रहे। जैसा कि आप देखते होंगे आजकल बच्चे पता है इंस्टाग्राम पर टीचर को अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, जबकि हमारे ज़माने में तो कहीं टीचर दिख भी जाते थे ना, स्कूल के अलावा कहीं जैसे गली में, मार्केट में या कहीं भी, तो हम उनको उनके सामने तक नहीं आते थे, उनको देखते तक नहीं थे, इतना डरते थे अपने टीचर से।
इसी तरह आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी संबंधों की प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना व्यक्तियों के आधार पर नहीं बल्कि उनके बीच स्थापित होने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर की जा सकती है। यही कारण है कि समाज को व्यक्तियों का समूह न मानकर सामाजिक संबंधों की एक व्याख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मानव समाज की विशेषताएं अथवा लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। वास्तविकता यह है कि केवल कुछ परिभाषाओं के आधार पर ही समाज की अवधारणा को समुचित रूप से समझ सकना बहुत कठिन है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में भी समाज को तभी समझा जा सकता है जब इसकी प्रमुख विशेषता को ध्यान में रखा जाए। मैकाइवर तथा किंग्सले डेविस ने समाज की अवधारणा को जिन विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है उन्हें संक्षेप में निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। समाज अमूर्त है, यानी समाज की सबसे पहली विशेषता यह है कि यह एक अमूर्त व्यवस्था है। समाज का निर्माण जिन पारस्परिक संबंधों और अंतरक्रियाओं से होता है उन्हें हम न तो देख सकते हैं और न ही भौतिक वस्तुओं की तरह उनका स्पर्श किया जा सकता है। इन संबंधों से हम केवल प्रभावित होते हैं तथा अपनी प्रत्येक क्रिया में उनका अनुभव करते हैं। इसी आधार पर राइट, WRIGHT, ये किसी का नाम है, ने लिखा है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि समूह के सदस्यों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों की एक व्यवस्था है और इसी दृष्टिकोण से यह अमूर्त है। दुर्खीम ने लिखा है कि समाज एक वास्तविकता है जो अपने प्रकार यानी कि टाइप में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है। इस अर्थ में समाज सामाजिक संगठन का एक विशेष रूप है, यह व्यक्तियों का समूह नहीं है। दूसरा है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सभी जिस प्रकार एक जाल के, मैं नंबर 2 ही पढ़ रही हूँ ना, हाँ, जाल के समान बताया है। अरे क्या कर नंबर 2, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर ने समाज की प्रकृति को मकड़े के एक जाल के समान बताया है। जिस प्रकार एक जाल के सभी तार व्यवस्थित क्रम में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसी तरह परिवार, आर्थिक संघों, राजनीतिक समूहों तथा धार्मिक समितियों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हुए व्यक्ति जिन संबंधों की स्थापना करते हैं वे बहुत कुछ व्यवस्थित तथा एक दूसरे पर आधारित होते हैं। इसी कारण समाज को एक व्यवस्था कहा जाता है। नंबर 3 है पारस्परिक जागरूकता। सामाजिक संबंधों की स्थापना करने वाले लोगों की पारस्परिक जागरूकता को डेविस ने समाज की एक प्रमुख विशेषता के रूप में स्पष्ट किया है। वास्तव में सभी संबंधों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम तो वे जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि आग और धुएं का संबंध अथवा दीवार और चित्र का संबंध। ऐसे संबंधों को हम भौतिक संबंध कहते हैं क्योंकि इसे सरलता से देखा जा सकता है। दूसरी तरह के संबंध वे हैं जो कुछ लोगों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी कि या तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संपर्क के कारण धीरे धीरे विकसित होते रहते हैं। इन संबंधों की स्थापना व्यक्ति द्वारा जागरूकता की दिशा में की जाती है। यह जागरूकता तभी संभव है जब हमें दूसरे व्यक्तियों के अस्तित्व की जानकारी हो। इन्हीं संबंधों को सामाजिक संबंध कहा जाता है। यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों का निर्माण करने वाले पारस्परिक जागरूकता सदैव प्रत्यक्ष ही नहीं होती बल्कि अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हम टेलीविजन में किसी नेता के ओजस्वी भाषण को सुनकर उनका अनुसरण करने लगें तब यह अप्रत्यक्ष जागरूकता की दशा होगी। यह जागरूकता चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, समाज का निर्माण केवल उन्हीं संबंधों के द्वारा होता है जो जागरूकता की दशा में स्थापित किए जाते हैं। नंबर 4 है समाज में समानता तथा भिन्नता का समावेश। समाज की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें समानता और भिन्नता का समान महत्व है। समानता का तात्पर्य होता है समाज के सदस्यों में लगभग समान दृष्टिकोण, यानी उनका एक ही जैसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और समान उद्देश्य, यानी उनके जो उद्देश्य हैं वो भी समान होते हैं। गिडिंग्स ने इसे समानता की चेतना के नाम से संबोधित किया है। दुर्खीम का यहाँ तक कहना है कि समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना ही है। भिन्नता का तात्पर्य एक समाज के सदस्यों की रुचियों, योग्यता, कार्यों तथा हितों में भिन्नता होती है। भिन्नता से ये मतलब है इनका। इस असमानता के कारण ही समाज में कुछ सदस्य साधारण पदों पर आसीन होते हैं जबकि कुछ व्यक्ति अधिक अधिकार प्राप्त कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? उनके टैलेंट और उनकी योग्यता जो भी होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई जो क्या की है उन्होंने इस सेंस में अधिक अधिकार प्राप्त करके दूसरे लोगों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं। इसी से प्रभुत्व और अनुसरण के संबंधों का विकास होता है। कार्यों की असमानता होने से सभी लोगों को अपनी अपनी आवश्यकताएं पूरी करने का अवसर मिलता है और इसी के फलस्वरूप समाज में नए नए आविष्कार संभव हो पाते हैं। इसके बाद भी 2 तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला यह है कि समाज में असमानता की अपेक्षा समानता का महत्व अधिक है, क्योंकि समानता के आधार पर ही व्यक्ति को अपने पारिवारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दायित्वों को पूरा करते हैं। समान आवश्यकताएं ही व्यक्ति
को समूह में रहने का प्रोत्साहन देती हैं और समानता की चेतना के कारण ही लोगों में सहयोग और बंधुत्व जैसे गुणों का विकास होता है। दूसरी बात यह है कि समानता सरल और छोटे समाजों में अधिक पाई जाती है। समाज जैसे जैसे जटिल होता है उसमें असमानता अथवा भिन्नता का गुण बढ़ता जाता है। नंबर 5 है समाज में सहयोग और संघर्ष का समावेश। समाज के निर्माण में सहयोग और संघर्ष दो प्रमुख तत्व हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें सहयोग और संघर्ष की विशेषताएं साथ साथ विद्यमान ना हो। व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में जहां एक और कुछ लोगों की तरह तरह से सहयोग देते हैं, वहीं कुछ लोग प्रति उनका दृष्टिकोण संघर्ष, यानी संघर्ष का मतलब होता है उनसे स्ट्रगल करते हैं, टकराव रहता है उनका आपस में, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, घृणा यानी कि हेट कह सकते हैं आप, या जेलेसी अथवा द्वेष यानी कि जेलेसी का भी होता है। एक समय के में जिस व्यक्ति को हम प्रेम, स्नेह और सहायता के रूप में सहयोग दे रहे थे, दूसरे समय में उसी के साथ हम संघर्षपूर्ण अथवा शत्रुता का व्यवहार करने लगते हैं। विभिन्न दशाओं में स्थापित होने वाला सहयोग भी दो प्रकार का हो सकता है। प्रत्यक्ष सहयोग यानी कि डायरेक्ट और कोऑपरेटिव, या अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट और कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव तो है लेकिन इनडायरेक्ट है। एक टीम के खिलाड़ियों का साथ साथ खेलना अथवा परिवार के सभी सदस्यों का मिलजुल कर काम करना प्रत्यक्ष सहयोग यानी कि डायरेक्ट कोऑपरेशन कहलाता है। दूसरी ओर एक कारखाने का श्रमिकों द्वारा श्रम विभाजन के द्वारा कार्य करना अथवा संचार साधनों के द्वारा लोगों का एक दूसरे से जुड़ना अप्रत्यक्ष सहयोग की दशा में स्पष्ट होता है। इसी तरह समाज में संघर्ष भी दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पति पत्नी के बीच विवाह विच्छेद होना, दो समूहों के बीच मारपीट होना, सांप्रदायिक झगड़े तथा युद्ध आदि प्रत्यक्ष संघर्ष के रूप में। ये तो हमें दिख रहा है कि ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब अप्रत्यक्ष क्या है? अप्रत्यक्ष संघर्ष आमने सामने का नहीं होता, बल्कि इसका तात्पर्य अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे व्यक्तियों तथा समूहों के हितों में बाधा डालना होता है। जैसे आज के युग में प्रतियोगिता यानी कंपटीशन और शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर अप्रत्यक्ष संघर्ष के उदाहरण हैं। जैसे हम किसी दूसरे देश के साथ कंपटीशन कर रहे हैं और हमने उसको हरा दिया, फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान को हराते ही रहते हैं, तो ये क्या है? ये एक अप्रत्यक्ष वो है, ये संघर्ष का उदाहरण है बेसिकली। समाज के निर्माण में सहयोग और संघर्ष के समान महत्व को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर ने लिखा है कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। सोसाइटी इज कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कैसा है? ये कोऑपरेशन तो है लेकिन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट से होके निकला है ये, मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी है इसमें। इसका तात्पर्य यह है कि समाज एक ऐसा सहयोग है जिसकी स्थापना संघर्षों के से बचने के लिए की जाती है। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तुलनात्मक रूप से समाज में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग का महत्व अधिक होता है। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस फिर भी कोऑपरेशन की होती है, कॉन्फ्लिक्ट को नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। नंबर 6 है पारस्परिक निर्भरता। मानव समाज की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसका निर्माण जिन सामाजिक संबंधों के द्वारा होता है वे सभी संबंध एक दूसरे पर निर्भर तथा एक दूसरे के पूरक होते हैं। संबंधों की स्थापना करने वाले व्यक्ति भी अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यही निर्भरता उन्हें समाज के मूल्यों के अनुसार तरह तरह के संबंध स्थापित करने की प्रेरणा देती है। सच तो यह है कि पारस्परिक निर्भरता की विशेषता के कारण ही समाज में सहयोग और समानता की चेतना को प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 7 है प्रतीकात्मक संचार। मानव समाज की एक मुख्य विशेषता संचार के विभिन्न तरीकों से अपने अनुभवों तथा विचारों का आगामी पीढ़ियों तथा संप्रेषण करता है। यह कार्य एक विशेष लिपि, भाषा तथा प्रतीकात्मक संचार के द्वारा की जाती है। विभिन्न प्रतीक यह स्पष्ट करते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से किसी विशेष वस्तु और क्रिया का क्या अर्थ है। लिपि और भाषा के द्वारा इस तरह की अंतरक्रियाएं विकसित होती हैं जो सामाजिक संबंधों को एक विशेष रूप देती हैं। जिन वस्तुओं या दशाओं से हम बिल्कुल परिचित नहीं होते, चित्रों और कला के द्वारा उन्हें बिल्कुल उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि वास्तव में वे हैं। इस प्रकार प्रतीकात्मक संचार ही समाज अथवा उसकी संस्कृति को चिरस्थायी बनाते हैं। नंबर 8 है समाज परिवर्तनशील है। समाज कभी भी स्थिर यानी स्टैटिक नहीं है, एक ही स्टेट में नहीं रहता वो। इसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे व्यक्तियों की आवश्यकताओं, सामाजिक मूल्यों तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, सामाजिक संबंधों की प्रकृति भी बदलने लगती है। संबंधों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के अनुसार ही समाज भी एक नया रूप लेने लगता है। नंबर 9 है समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। डेविस का कथन है कि समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पारस्परिक जागरूकता के आधार पर सदस्यों के बीच संबंधों की स्थापना होना, समूह में सहयोग, एक सदस्यों में समानता और भिन्नता का होना है। मनुष्य के अतिरिक्त अनेक दूसरे जीवधारियों में भी यह विशेषताएं काफी सीमा तक देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए हाथियों
नर वानरों तो यहाँ तक कि दीमकों और चींटियों के समूहों में भी पारस्परिक जागरूकता, सहयोग, संघर्ष, समानता और भिन्नता की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मतलब इंसानों में ही नहीं है, बाकी लोगों में भी हैं, ये कीड़े मकोड़ों में भी हैं। इस दृष्टिकोण से मनुष्यों के अतिरिक्त अनेक दूसरे प्राणियों में भी एक समाज होने की कल्पना की जा सकती है। इसकी विवेचना इस अध्याय में आगे करेंगे। इसके बाद भी हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि मनुष्य के अतिरिक्त दूसरे प्राणियों में पारस्परिक जागरूकता तथा सहयोग की दशा बहुत निम्न स्तर की होती है। ये बात याद रखना, होती तो है लेकिन बहुत निम्न स्तर की होती है, यानी लो लेवल की होती है। इस कारण समाजशास्त्र से हम केवल मानव समाज का ही अध्ययन करते हैं। समाज के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ सोसाइटी। समाज की प्रकृति को व्यक्तियों की विशेषता के आधार पर ही नहीं बल्कि कुछ विशेष प्रकार के संबंधों के आधार पर भी समझा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से मैकाइवर ने समाज के उदाहरण के रूप में सरल समाज, जटिल समाज तथा आदिम समाज जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इन्हीं को हम समाज के प्रतिनिधित्व उदाहरण मान सकते हैं। पहला है सरल समाज, यानी कि सिंपल सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी वो होता है जिसमें व्यक्ति परंपरागत नियमों का पालन करते हैं, प्राथमिक संबंधों की स्थापना करते हैं। इन समाजों में सदस्यों के पारस्परिक संबंध एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित होते हैं तथा उनके बीच समानता की चेतना बहुत अधिक होती है। सरल समाज में सदस्यों के समान संबंध प्रत्यक्ष होते हैं तथा संबंधों में अधिक परिवर्तनशीलता नहीं पाई जाती है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी सदस्य एक दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। दूसरा है, किसी समाज का निर्माण जब परिवर्तनशील, अप्रत्यक्ष और स्वार्थों पर आधारित संबंधों द्वारा होता है तब ऐसे समाज को जटिल समाज यानी कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कहते हैं। यहाँ पे हेडिंग में इसका नाम नहीं लिखा है, आप लिख लेना। नंबर 2 में जटिल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। जटिल समाज आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा इनके सभी सदस्य अप्रत्यक्ष संबंधों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ऐसे समाजों के सदस्यों के उद्देश्यों और रुचियों में बहुत अधिक असमानता यानी कि डिफरेंस देखने को मिलता है। आज औद्योगिक और नगरीय विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले सभी समाजों को जटिल समाज कहा जाता है। नंबर 3 है आदिम समाज यानी कि प्राइमेटिव सोसाइटी। भी समाज का एक विशेष रूप है। यह आदिवासियों अथवा जन रीतियों के पारस्परिक संबंधों से बनने वाला वह समाज है जिसमें आदिवासियों की परंपराओं को प्रधानता दी होती है। साथ ही आदिम समाज में लोगों की जागरूकता और समानता की चेतना भी हमारे जैसे समाज से भिन्न होती है। इनका दृष्टिकोण और मनोवृत्तियां परिवर्तन का विरोध करने वाली होती हैं। ये कैसे होते हैं कि हमें कोई चेंज नहीं करना, हमें कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हम तो जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे, ऐसी इनकी मानसिक स्थितियां, मनोवृत्तियां होती हैं। यह एक प्रकार के बंद समाज हैं, मतलब ये क्लोज्ड सोसाइटी है एक तरह की, जिसमें ना तो कुछ बाहर से अडॉप्ट करते हैं और ना अपने आप को बाहर की सोसाइटी में घुलने मिलने देते हैं। ना तो बाहरी समाजों से अपना मिश्रण पसंद करते हैं, जो कि अभी देखो बताया मैंने, और ना ही उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करना चाहते हैं, ना ही वो कुछ सीखना चाहते हैं, ना ही किसी को सिखाना चाहते हैं। इस प्रकार सरल समाज, जटिल समाज, आदिम समाज मतलब आदान प्रदान नहीं करना चाहते वो अपने कल्चर का। आदिम समाज तथा बंद समाज यानी क्लोज सोसाइटी जैसे शब्दों के द्वारा समाज की अवधारणा को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। समाज तथा एक समाज, सोसाइटी एंड अ सोसाइटी। मैकाइवर का कथन है कि जब हम समाज शब्द का उपयोग व्यक्तियों के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जिसमें सदस्यों का जीवन लगभग समान होता है अथवा जो समान ढंग से अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं, मतलब उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। जब हमारा अभिप्राय एक समाज यानी कि अ सोसाइटी को स्पष्ट करने से होता है, इसमें स्पष्ट होता है कि एक समाज यानी व्यक्तियों का एक समूह, संबंधों की कोई अमूर्त व्यवस्था नहीं। इस संबंध में गिंग्सवर्थ ने लिखा है कि एक समाज कुछ विशेष तरह के संबंधों से बंधे हुए व्यक्तियों का ऐसा संग्रह है जो उन्हें उन व्यक्तियों से पृथक करता है जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है। इस दृष्टिकोण से चित्रकार समाज यानी एक, इसको भी हम वो कहते हैं कि एक पेंटर्स का समाज है, एक टीचर्स का समाज है, आपने देखा होगा। प्रशासनिक समाज है, एक समाज का उदाहरण मान सकते हैं क्योंकि इसमें से प्रत्येक समाज के विभिन्न सदस्य एक विशेष ढंग से आजीविका उपार्जित करते हैं। इसी तरह ब्रह्म समाज, आर्य समाज तथा प्रार्थना समाज भी एक समाज के उदाहरण हैं क्योंकि इनके सदस्य एक विशेष प्रकार से संबंधों से बंधे होते हैं। फ्रीडमैन ने क्या कहा है? फ्रीडमैन ने समाज को सांस्कृतिक स्वायत्तता वाले संगठन के रूप में परिभाषित किया है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक एक समाज की यानी अ सोसाइटी की कुछ पृथक सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं और इन्हीं के कारण एक समाज के सदस्यों के विचारों और मूल्यों में दूसरे समाजों की तुलना में कुछ भिन्नता पाई जाती हैं। समाज तथा एक समाज के अंतर को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1, समाज पारस्परिक जागरूकता पर आधारित सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है।
नंबर 2, उपर्युक्त अंतर से स्पष्ट होता है कि समाज की प्रकृति अमूर्त होती है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह होने के कारण मूर्त होता है। नंबर 3 है, समाज के निर्माण में सहयोग तथा संघर्ष के संबंधों का समान महत्व होता है, लेकिन एक समाज यानी कि अ सोसाइटी का निर्माण उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होता है जो साधारणतः सहयोग को ही महत्व देते हैं। नंबर 4 है, समाज में मानवता अथवा समाज में समानता अथवा असमानता दोनों का ही विशेष महत्व है, जबकि एक समाज सदस्यों के व्यवहारों और दृष्टिकोणों में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। मतलब अ सोसाइटी तो हम उसको ही बोलते हैं ना जिनमें बहुत ज़्यादा समानता है, जो एक ही तरह के लोग हैं। समाज क्षेत्र बहुत व्यापक है, एक दूसरे से संबंध रखने वाले व्यक्ति चाहे कितने भी दूर के स्थानों में फैले हुए हों, उनके समाज का निर्माण हो सकता है। दूसरी ओर एक समाज के अधिकांश सदस्य एक छोटे से क्षेत्र में रहकर ही जीवन व्यतीत करते हैं। इस कारण अनेक विद्वान एक समाज को समुदाय का ही संशोधित रूप मानते हैं। नंबर 6, समाज की तुलना में एक समाज अधिक परिवर्तनशील होता है। कारण यह है कि समाज के ढांचे में एक लंबी अवधि तक कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन एक समाज के सदस्यों की आवश्यकताएं बदलने के साथ ही उसके स्वरूप में भी बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। नंबर 7 है, समाज की तुलना में एक समाज के अंदर समानता की चेतना बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि एक समाज का उद्देश्य केवल अपने ही हितों के लिए संघर्षशील रहना होता है। नंबर 8, समाज का आकार तुलनात्मक रूप से अधिक व्यापक होता है। कुछ विशेष स्वार्थों से जुड़े हुए लोगों के समूह के रूप में एक समाज तुलनात्मक रूप से बहुत छोटा संगठन है। नंबर नहीं, अब हम पढ़ते हैं इसका कंक्लूजन। उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि समाज एक ऐसी जटिल व्यवस्था है जो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों, सांस्कृतिक मूल्यों तथा सामाजिक अंतरक्रियाओं द्वारा धीरे धीरे स्वयं ही विकसित हो जाती है। कोई समाज जैसे जैसे अधिक विकसित होता है वह पहले से अधिक जटिल हो जाता है। उदाहरण के लिए आदिम और परंपरागत समाज अपनी प्रकृति से बहुत सरल थे, लेकिन आज से बहुत बड़े और जटिल समाजों के रूप में बदलते जा रहे हैं। दूसरे सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र इन्हीं जटिल और परिवर्तनशील समाजों के अध्ययन से संबंधित है। मानव तथा पशु समाज, ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी। समाज की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। चींटियों, दीमकों, चिड़ियों, बंदरों तथा इसी प्रकार के बहुत से दूसरे जीवधारियों के समूहों में भी समाज की विशेषताएं पाई जाती हैं। अनेक विद्वानों और प्रमुख रूप से डार्विन ने तो यहाँ तक मान लिया है कि कुछ विकसित नर वानरों की शारीरिक संरचना में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से ही मनुष्य अपने वर्तमान रूप तक पहुंच सका है। इस आधार पर यह आवश्यक हो जाता है कि मानव और पशु समाज की समानता और उनके बीच पाए जाने वाले प्रमुख अंतरों का उल्लेख किया जाए। मानव और पशु समाज के संबंधों का यह अर्थ कदापि नहीं है कि मानव का विकास पशु जीवन के माध्यम से होने के कारण पशु समाज को समझ लेना मानव समाज को समझ लेने के लिए पर्याप्त है। प्रस्तुत अध्ययन में सबसे पहले हम उन विशेषताओं का उल्लेख करेंगे जो समाज के निर्माण में आधारभूत होती हैं। इनके पश्चात हम मानव विहीन समाज यानी कि नॉन ह्यूमन सोसाइटीज़ में इन विशेषताओं की प्रकृति का उल्लेख करके देखेंगे कि मानव समाज किस प्रकार जैविक तथा सांस्कृतिक आधार पर पशु समाज से भिन्न होता है। समाज के निर्माण की आवश्यक दशाएं, नेसेसरी कंडीशंस इन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। जब कभी भी प्राणियों का कोई समूह व्यवस्थित रूप से संबंधों की स्थापना करता है तथा समाज संबंधी कुछ आवश्यकताओं को पूरा करता है तो वह एक समाज का निर्माण कर लेता है। डेविस ने समाज के निर्माण से संबंधित जिन दशाओं को महत्वपूर्ण माना है उन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है जनसंख्या की रक्षा, दूसरा है समूह में श्रम विभाजन, तीसरा है समूह में एकता, चौथा है सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्व का गुण। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1, जनसंख्या की रक्षा। समाज के निर्माण के लिए सबसे पहली आवश्यकता समूह में बच्चों के जन्म और पालन पोषण की एक निश्चित व्यवस्था का होना है। इसके अतिरिक्त समूह के सदस्यों की रक्षा के लिए प्राकृतिक विपदाओं और दुर्घटनाओं के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त होना भी समाज की आवश्यक स्थिति है। इस कार्य के लिए जनसंख्या का आजीविका योग्य भागों पर स्थान परिवर्तन करना, विषम लिंग के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित होना तथा नई पीढ़ी की रक्षा करना आदि कुछ आवश्यक दशाएं हैं। नंबर 2 है समूह में श्रम विभाजन। इस श्रेणी में वे दशाएं आती हैं जिनसे समाज के सभी सदस्य श्रम विभाजन द्वारा कार्य करके अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह कार्य विशेषीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। विशेषीकरण सामाजिक व्यवस्था का आधार है और विभिन्न समाजों में विशेषीकरण की मात्रा में भिन्नता होने के कारण ही वे एक दूसरे की अपेक्षा कम या अधिक संगठित पाए जाते हैं। नंबर 3 है समूह में एकता। डेविस के अनुसार यह श्रेणी उन आवश्यकताओं से संबंधित है जो समूह के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधती हैं। इसके लिए सदस्यों में कुछ ऐसी प्रेरणाएं यानी कि स्टिम्युलस होना आवश्यक है जो
उनके संबंधों को स्थायी बनाए रख सकें। संबंधों को स्थायी रूप देने के लिए पारस्परिक सहयोग का गुण भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त समूह की एकता के लिए बाहरी सदस्यों पर कुछ इस तरह के प्रतिबंध होना आवश्यक है जिससे उस समूह के सदस्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा अपने को पृथक समझें और एक साथ मिलकर रहने की भावना को विकसित कर सकें। नंबर 4 है सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्व का गुण। समाज के निर्माण की अंतिम आवश्यकता सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार का स्थायित्व होना है जिससे समाज की निरंतरता बनी रहे। इस कार्य के लिए समूह में कुछ नियमों और नेतृत्व की आवश्यकता होती है। वास्तव में इस आवश्यकता को हम समाज की जीवन रक्षा संबंधी आवश्यकता कह सकते हैं, तो जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उपरोक्त दशाएं किसी न किसी मात्रा में अधिकांश जीवधारियों के समूहों में पाई जाती हैं। इसलिए समाज जैसी व्यवस्था का निर्माण केवल मनुष्य ही नहीं करते बल्कि सभी प्रमुख जीवधारी अपने अपने समाज की रचना करते हैं। इस दशा में हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि विभिन्न समाजों के बीच किस आधार पर भेद किया जाए। यह जानने के लिए हमारे पास एक निश्चित कसौटी यह देख लेना है कि किसी समूह में सामाजिक विशेषताओं का निर्धारण वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी के द्वारा होता है अथवा संस्कृति के द्वारा होता है। किस समूह के सामाजिक प्रतिमान वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होते हैं उन्हें जैविक सामाजिक यानी कि बायोसोशियल विशेषताएं कहा जाता है तथा प्रतिमान संस्कृति द्वारा निर्धारित होने पर उन विशेषताओं को सामाजिक या सांस्कृतिक यानी कि सोशियो कल्चर की विशेषता कहा जाता है। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इस दृष्टिकोण से पशु समाज की प्रमुख विशेषताएं जैविक सामाजिक होती हैं यानी कि हेरिडिटी होती हैं और इंसानों की कैसी होती है सोशियो कल्चर ज़्यादातर। जबकि मानव समाज की सामाजिक सांस्कृतिक जैविक अथवा सांस्कृतिक विशेषताएं भी सभी समूहों और सभी स्थानों में एक समान नहीं होती, मतलब सब जगह एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती हैं। इस प्रकार अग्रांकित विवेचन में हम कुछ प्रमुख मानव विहीन समूहों की विशेषताओं का उल्लेख करके यह स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार जैविक सामाजिक होने के कारण मानव समाज की विशेषताओं से भिन्न है। मानव विहीन समाज के प्रकार टाइप्स ऑफ नॉन ह्यूमन सोसाइटीज। मानव विहीन समाज का तात्पर्य उन समाजों से है जिनसे मनुष्य का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। सभी मानव विहीन समाज जैविक सामाजिक यानी कि बायोसोशियल होते हैं, अर्थात ऐसे समाजों के सदस्यों की शारीरिक बनावट और उनके द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्य उनके वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होते हैं। सभी मानव विहीन समाज भी समान प्रकृति के नहीं होते, उनमें पारस्परिक निर्भरता पृथक पृथक यानी डिफरेंट मात्रा में होने के कारण एक स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए दीमकों यानी कि टर्माइट्स में श्रम विभाजन और पारस्परिक सहयोग बहुत निश्चित है और स्पष्ट रूप में पाया जाता है, जबकि चिड़ियों के समूह में विशेषताएं उनकी तुलना में बहुत अस्पष्ट होती हैं। मतलब जो दीमक हैं वो आपस में अपना काम वगैरह बांट के रखती हैं, लेकिन चिड़िया में ऐसा नहीं होता है। साथ ही उनके व्यवहार के समय और स्थान के अनुसार बहुत लचीलापन भी पाया जाता है। इस दृष्टिकोण से निम्नांकित विवेचन में यह प्रमुख मानव विहीन समाजों तथा उनकी तुलना विशेषताओं का विवेचन करेंगे। नंबर पहला है स्तनपायी तथा कीट समाज यानी कि मैमलियन, यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना उनको हम स्तनधारी बोलते हैं, तो या मैमल्स बोलते हैं। तो हम मैमेलियन एंड इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े की सोसाइटी के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव विहीन समाजों में स्तनपायी प्राणियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मानव समाज की व्याख्या करने से पहले स्तनपायी पशुओं की विशेषताओं को जानना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं के संदर्भ में छोटे छोटे प्राणियों की विशेषताओं को समझकर उनका स्तनपायी जीवनधारियों से अंतर स्पष्ट किया जाएगा। तो पहले इसकी देख लेते हैं। नंबर पहला है स्तनपायी समाज की कीड़ों और पक्षियों से तुलना करने पर उनके प्रमुख अंतर। सबसे पहला तो है शारीरिक बनावट, और शारीरिक बनावट के आधार पर जो देखे जाते हैं वो है दूध पीने वाले पशुओं में नर और मादा की शारीरिक बनावट, शारीरिक शक्ति, आकार और आकृति में इतना कम अंतर होता है कि कभी कभी तो बिना सूक्ष्म परीक्षा के नर और मादा के बीच भेद करना भी कठिन हो जाता है। दूसरी ओर कीड़ों के समाज में नर और मादा का अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कभी कभी तो कीड़ों यानी कि इंसेक्ट्स में नर व मादा के समूह ही अलग अलग होते हैं। अकेले मादा कीड़े ही कभी कभी मुख्य व अधीन दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, और ये दोनों समूह एक दूसरे से इतने भिन्न होते हैं कि अक्सर उन्हें दो भिन्न जातियां यानी दो स्पीशीज, हमें लगता है दो अलग अलग स्पीशीज हैं, तक समझ लिया जाता है। स्तनपायी समाज में कीड़ों के समान ऐसा कोई स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। दूसरा, स्तनपायी और कीट समाज में प्रजनन की शक्ति के आधार पर भी दो भेद किए जा सकते हैं। स्तनपायी प्राणियों में सभी मादा पशुओं में बच्चे को जन्म देने की क्षमता होती है, लेकिन एक साथ कम बच्चों को जन्म देने के कारण इनके परिवार का आकार बहुत छोटा होता है। इसके विपरीत कीट समाज में सभी मादा कीड़ों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती, केवल कुछ ही कीड़ों में
यह क्षमता होती है। साथ ही वे ऐसे समय पर बड़ी संख्या में बच्चों को जन्म देते हैं। फलस्वरूप इनके परिवार का आकार बहुत बड़ा होता है। नंबर 3 है स्तनपायी और कीट समाज का एक महत्वपूर्ण अंतर सामाजिक सीख और आनुवंशिकता के आधार पर देखा जा सकता है। स्तनपायी पशुओं के अधिकांश कार्य एक दूसरे को देखकर किए जाते हैं, जबकि कीड़े बिल्कुल उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार उनकी जाति के सभी दूसरे कीड़े जन्मजात विशेषताओं के कारण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पशुओं की सामाजिक सीख कुछ सांस्कृतिक व्यवहारों द्वारा प्रभावित नहीं होती, बल्कि यह प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि परसेप्शंस पर आधारित होती है। नंबर 4 है अंतिम अंतर अनुकूल और संबंधों के आधार पर किया जा सकता है। स्तनपायी पशुओं की जीव संरचना जटिल और कुछ सीमा तक परिवर्तनशील होती है। दूध पीने वाले पशुओं की आयु अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए इनका शिशुपाल काल भी अधिक लंबा होता है। इसके फलस्वरूप उन्हें अपनी जन्मजात विशेषताओं से अनुकूलन करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। शिशुकाल में मादा की आवश्यकता रहने के कारण माँ और बच्चे के संबंध भी अधिक दिनों तक बने रहते हैं। स्तनपायी समाज केवल जन्मजात लक्षणों पर ही आधारित नहीं होता है, बल्कि त्रुटि और सीख यानी कि ट्रायल एंड एरर कहते हैं कि पहले कोई चीज़ करके देखो और अगर वो सही से नहीं हुई तो फिर दोबारा करो। इसका नाम होता है ट्रायल एंड एरर। आपने पहले भी सुन रखा होगा की प्रक्रिया द्वारा कुछ सीमा तक अपने व्यवहारों में परिवर्तन भी कर सकता है। इसके विपरीत कीट समाज में सदस्यों की जीवन अवधि बहुत कम होने के कारण उन्हें अपनी बाहरी दशाओं से अनुकूलन करने का कोई अवसर नहीं मिलता। साथ ही एक साथ सैकड़ों बच्चों को जन्म देने के कारण उनसे बहुत कम के ही जीवित रहने की संभावना रहती है। अफ्रीका की एक विशेष जाति की दीमक ने मुख्य मादा में प्रतिदिन 30,000 की दर से अंडे दे सकने की क्षमता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने बाहरी पर्यावरण से अनुकूलन करने का कोई भी अवसर नहीं मिलता है। अब हम नंबर 2 पढ़ते हैं नर वानर समाज यानी कि प्राइमेट सोसाइटी। सभी नर वानर, जिनमें डार्विन के अनुसार मनुष्य भी सम्मिलित हैं, दूध पीने वाले पशुओं की विकसित अवस्था की ओर संकेत करते हैं। किंसले डेविस ने नर वानर समाज में बंदर तथा बिना पूंछ वाले नर वानरों जैसे कि गिब्बिन, गोरिल्ला, ओरंग उटान तथा चिंपांजी आदि को सम्मिलित किया है। यद्यपि नर वानर समाज और स्तनपायी समाज में बहुत कुछ अंतर नहीं होता है, लेकिन यौन व्यवहारों, प्रभुत्व की प्रकृति, पारस्परिक संबंधों तथा अभिव्यक्ति के तरीकों आदि की दृष्टि से इनमें स्पष्ट भेद किया जा सकता है। इसमें नंबर 1 है नर वानर और स्तनपायी समाज का सर्वप्रथम अंतर उनके बीच पाए जाने वाले यौन संबंधों के आधार पर है। नर वानरों की आंखें तेज, व्यवहार अधिक लोचदार और मस्तिष्क अधिक विकसित होता है। शिशुकाल लंबा होने के कारण उन्हें अपने पर्यावरण से अनुकूलन करने का अधिक अवसर मिलता है। नर वानर समाज में स्तनपायी पशुओं के समान यौन संबंध स्थापित करने का कोई निश्चित समय अथवा ऋतु भी नहीं होती है, बल्कि उनमें यौन संबंध बहुत कुछ मनुष्य की तरह यौन रहित प्रेरणाओं से प्रभावित होते हैं। इन व्यवहारों का आरंभ मानव के समान ही खेल के दौरान शिशुकाल में स्पष्ट होने लगता है और आयु बढ़ने के साथ साथ इनमें परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आती जाती है। इस विशेषता का स्तनपायी समाज में काफ़ी अभाव होता है। नंबर 2 है कुछ विद्वानों ने प्रभुत्व की प्रकृति के आधार पर नर वानर और स्तनपायी समाज में भेद स्पष्ट किया है। जकरमैन, यह है एस जकरमैन, ने नर वानरों में प्रभुत्व की भावना को स्पष्ट करने के लिए बिना पूंछ वाले लंगूरों यानी कि एप्स का उदाहरण दिया है। नर वानरों में समूह के प्रत्येक सदस्य को एक विशेष सदस्य के अधीन रहकर उसी के निर्देश के अनुसार कार्य करना होता है। नंबर 3, नर वानर समाज के सदस्यों का शैशव काल लंबा होने के कारण मादा व बच्चों के संबंध अधिक स्थायी और स्पष्ट होते हैं। एक समय में सामान्यतः एक ही बच्चे को जन्म देने के कारण नर वानर समाज में परिवार का आकार बहुत छोटा होता है। कभी कभी तो उनके समाज की विशेषताएं मानव समाज के बिल्कुल समान ही मालूम होती हैं। स्तनपायी समाज में समूह का संगठन मादा व उसके छोटे बच्चों द्वारा ही निर्मित होते हैं। इसके बाद भी यह बहुत कम अवधि का होता है, क्योंकि बच्चों में भोजन प्राप्त करने की क्षमता उत्पन्न होते ही वे मादा से पृथक हो जाते हैं। अब है नंबर 4 संचार की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के आधार पर भी स्तनपायी और नर वानर समाज में भेद किया जा सकता है। यह प्रक्रिया नर वानर समाज में अधिक विकसित पाई जाती है। संचार की प्रक्रिया का तात्पर्य समूह के सदस्यों द्वारा एक दूसरे को अपनी भावनाओं से अवगत कराना है। नर वानर समाज के सदस्य एक विशेष प्रकार की बोली बोलते हैं जिसे दूसरे सदस्य सरलतापूर्वक समझ लेते हैं। इसके साथ ही उनकी शारीरिक क्रियाओं और विभिन्न प्रकार की मुख मुद्राओं यानी कि गेस्चर्स का दूसरे सदस्य शीघ्र ही अर्थ समझ जाते हैं। नर वानरों में संचार की प्रक्रिया कुछ विकसित अवस्था की अवश्य होती है, लेकिन यह प्रक्रिया सीखी हुई नहीं बल्कि प्राकृतिक गुणों के द्वारा प्राप्त की हुई होती है। मानव तथा पशु समाज में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी। मानव विहीन समाज की उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि स्तनपायी पशुओं
तथा नर बानरों की अनेक विशेषताएं सामाजिक होते हुए भी मानव समाज से बहुत भिन्न हैं। संक्षेप में यानी अगर हम शॉर्ट में बात करें तो कहा जा सकता है कि पशु समाज जैविक सामाजिक गुणों यानी कि बायो सोशल ट्रेट्स को प्रदर्शित करता है, जबकि मानव समाज में सामाजिक सांस्कृतिक गुणों यानी कि सोशियो कल्चरल ट्रेट्स की प्रधानता होती है। इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का विकास बहुत बड़ी सीमा तक प्राणी की शारीरिक संरचना पर भी निर्भर करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मानव तथा पशु समाज के अंतर को सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर समझने से पहले जैविकी अथवा शारीरिक संरचना के आधार पर उनके विभेद को स्पष्ट किया जा सके। मानव और पशु समाज में शारीरिक अंतर। जैविकीय रूप से मानव और पशुओं में भिन्न कुछ ऐसी शारीरिक विशेषताएं प्राप्त हैं जो बहुत बड़ी सीमा तक उसे एक विकासशील और सांस्कृतिक प्राणी बनाने में सहायक सिद्ध हुई हैं। संक्षेप में इन विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, विकसित मस्तिष्क। मनुष्य की शारीरिक संरचना संबंधी विशेषताओं में एक विकसित मस्तिष्क का होना उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। अनेक अध्ययनों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बड़े से बड़े और चतुर से चतुर पशु का मस्तिष्क भी मनुष्य के मस्तिष्क से बहुत छोटा होता है। मानव मस्तिष्क की जटिलता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि हमारे मस्तिष्क के लगभग 10 अरब नाड़ियों के सिरे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहते हैं और इसी के द्वारा मनुष्य के लाखों प्रकार के व्यवहार और क्रियाएं संचालित होती हैं। मस्तिष्क की इसी विकसित और जटिल प्रकृति ने मानव को वे सभी क्षमताएं प्रदान की हैं जिनसे वह एक जटिल संस्कृति का निर्माण कर सकता है। नंबर 2 है संभाषण की क्षमता। मनुष्य में स्पष्ट रूप से बोल सकने की क्षमता उसका एक प्रमुख प्राणशास्त्रीय है, यानी एक सबसे बड़ा हथियार है आप कह सकते हैं। वैसे तो संभाषण की योग्यता का संबंध विकसित मस्तिष्क से भी है, लेकिन इसके साथ ही मनुष्य को कुछ अन्य विशेषताएं भी प्राप्त हैं जिनकी सहायता से यह कार्य अधिक सरल हो जाता है। नर बानरों का जबड़ा फैला हुआ था और जीभ इतनी मोटी थी कि वे आवश्यकता अनुसार उसे घुमा ही नहीं सकते थे। मनुष्य के जबड़े संतुलित हैं, मुंह के अंदर पतली जीभ तो सरलता से घुमाया जा सकता है और मानव मस्तिष्क अपेक्षाकृत एक बड़े कपाल में सुरक्षित हैं। ये विशेषताएं उसे किसी भी तरह से आवाज निकालने में सहायता देती हैं। चिंपांजी का मस्तिष्क मनुष्य के समान विकसित न होने के कारण ही वह मनुष्य के समान स्पष्ट स्वर नहीं निकाल पाता। यद्यपि एक असंबद्ध भाषा वह अवश्य बोल लेता है, मतलब बोलते तो वो भी हैं लेकिन वो हमारी तरह लैंग्वेज नहीं बोल पाते। नंबर 3 है सीधे खड़े हो सकने की क्षमता। अन्य पशुओं की अपेक्षा मनुष्य अपने पैरों पर अधिक संतुलित रूप से सीधा खड़ा हो सकता है और इस प्रकार उसके 2 हाथ किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं। पशु केवल पंजों की सहायता से ही किसी वस्तु को तोड़ सकते हैं, चख या सूंघ सकते हैं और अधिक से अधिक मुंह में दबाकर भाग सकते हैं। इसके विपरीत मनुष्य प्रत्येक वस्तु को हाथों की सहायता से परीक्षा करके उसे कार्य में ला सकता है। इस प्रकार सीधे खड़े होने की क्षमता से ही मनुष्य अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि कर सका है। नंबर 4 है हाथों का लचीलापन। शरीर की रचना में 2 हाथ प्रत्येक प्राणी में पाए जाते हैं, लेकिन पशुओं के दोनों हाथ पैरों के समान ही शरीर को संतुलित रखने और उसे क्रियाशील बनाने में काम आते हैं। मानव के हाथ बिल्कुल स्वतंत्र हैं और इतने लचीले हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार घुमाया जा सकता है और उनकी सहायता से छोटी छोटी वस्तुओं को भी पकड़ा जा सकता है। इस कार्य में उंगलियों की बनावट और उनका लचीलापन बहुत सहायक है। लचीली उंगलियों और हाथों की सहायता से ही मानव बड़े बड़े आविष्कार कर सकता है। नंबर 5 है अन्य शारीरिक विशेषताएं। उपयुक्त भिन्नताओं के अतिरिक्त भी मनुष्य में अनेक ऐसी शारीरिक भिन्नताएं हैं जो पशुओं से बिल्कुल भिन्न होने के कारण मनुष्य की कार्य क्षमता और कुशलता में वृद्धि करती हैं। नंबर 1 है मानव शरीर पर पशुओं की अपेक्षा बाल बहुत कम होते हैं। वह किसी भी कार्य को अधिक फुर्ती और सावधानी के साथ कर सकता है। नंबर 6 मनुष्य की नाक की बनावट, बाहर को निकलते हुए कान, केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि और आगे को निकला हुआ चौड़ा माथा उसे वे सभी सुविधाएं देते हैं जो पशुओं को प्राप्त नहीं है। परिणाम स्वरूप मतलब हमारी जो फेशियल स्ट्रक्चर है, हमारी जो चेहरे की बनावट है, गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है, इसकी इतनी अच्छी है कि इससे हमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। परिणाम स्वरूप पशुओं के व्यवहार कम कुशल और कम बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं। नंबर अंत में पशुओं की तुलना में मनुष्य के दांत बहुत छोटे तथा कम शक्तिशाली होते हैं। फलस्वरूप मनुष्य पशुओं के समान भोजन नहीं कर सकता और इस प्रकार उसे कृत्रिम साधनों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। ये भी एक रीजन है कि हम इतना डेवलपमेंट कर पाए हैं या आविष्कार कर पाए इतने सारे। मानव और पशु समाज में सामाजिक सांस्कृतिक अंतर। किंसले डेविस ने क्या कहा है, ने मानव और पशु समाज के अंतर को सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर स्पष्ट किया है। उदाहरण के लिए दोनों समाजों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व जैसे यौनिक व्यवहार, भाषा, प्रतीक, व्यवहार, प्रतिमान, नियम, परंपराएं, कार्य करने का ढंग तथा सामूहिकता की भावना आदि
एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। इस प्रकार मानव और पशु समाज का वास्तविक अंतर सामाजिक संस्कृति के आधार पर यानी सोशियो कल्चरल बेसिस पर ही समझा जा सकता है। नंबर 1, जागरूकता, अवेयरनेस। मानव में अपने समूह, संस्कृति तथा पारस्परिक संबंधों के प्रति एक विकसित जागरूकता पाई जाती है। यह सच है कि पशुओं में भी अपने समूह के प्रति कुछ जागरूकता होती है, लेकिन पशुओं की जागरूकता मनुष्य के समान सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर विकसित नहीं होती। मनुष्य अपने अधिकारों के लिए ही जागरूक नहीं होता, बल्कि उसमें कर्तव्य की भावना भी होती है। पशुओं में अधिकार की भावना तो होती है, लेकिन कर्तव्य जैसी कोई विशेषता नहीं होती। मनुष्य की जागरूकता पशुओं से कहीं अधिक और परिवर्तनशील होती है। नंबर 2 है यौन संबंधों की नियमबद्धता, नॉर्मेटिव सेक्स रिलेशंस। डेविस का कथन है कि मानव समाज में यौन संबंधों की नियमबद्धता एक आधारभूत तत्व है। ये संबंध ऐच्छिक और मनमाने ना होकर अनेक मूल्यों, परंपराओं और नियंत्रणों से इस प्रकार बंधे रहते हैं कि इनकी अवहेलना करने पर मनुष्य अपनी सामाजिक स्थिति खो बैठता है। पशु समाज में ऐसे कोई भी नियम अथवा मूल्य नहीं होते हैं। पशुओं के यौन संबंधों को प्रभावित करने वाला एकमात्र महत्वपूर्ण कारक ऋतु संबंधी और पर्यावरण संबंधी है, जबकि मनुष्यों को ऐसे व्यवहारों के लिए किसी निश्चित समय तथा ऋतु की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतीकात्मक अंतर यानी सिंबॉलिक डिफरेंसेस। जैसा कि पूर्व विवेचन में कहा जा चुका है कि पशु समाज में केवल पूर्व ज्ञान संबंधी प्रतीक यानी एंटीसिपेटरी सिंबल्स और अभिव्यक्ति संबंधी प्रतीक यानी कि एक्सप्रेसिव सिंबल्स ही पाए जाते हैं, लेकिन मानव समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्वैच्छिक प्रतीकों यानी कि आर्बिट्रेरी सिंबल्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने अनुभवों को हस्तांतरण करके ज्ञान का संचय करना। इस कार्य में मनुष्य को भाषा की विशेष सहायता मिलती है, क्योंकि भाषा की सहायता से मनुष्य भविष्य की संभावनाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। पशु दूसरे के चेहरे पर कुछ भाव देखने पर भी एक विशेष परिस्थिति का अनुमान लगा सकता है, लेकिन मनुष्य ने यदि एक रॉकेट अथवा पानी का जहाज कभी न देखा हो तो भी वो सांकेतिक और भाषाई प्रतीकों की सहायता से वह उस रॉकेट अथवा जहाज के रूप में बिल्कुल उसी तरह समझ सकता है जैसे कि वह वास्तव में है। स्वच्छ प्रतीक सामाजिक सीख को सरल बनाते हैं और इस प्रकार सामाजिक गुणों के विकास में सहायक होते हैं। यद्यपि पशुओं में भी कुछ सीमा तक त्रुटि और सुधार यानी कि ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया पाई जाती है, लेकिन पशुओं में स्वच्छ प्रतीकों का अभाव होने के कारण यह प्रक्रिया बहुत अविकसित रूप में होती है। नंबर 4 है विशेषीकरण यानी स्पेशलाइजेशन। मानव समाज की एक प्रमुख विशेषता यह है कि एक व्यक्ति को अपनी संस्कृति और आवश्यकताओं से संबंधित सभी कार्य स्वयं सीखने नहीं पड़ते, बल्कि श्रम विभाजन के द्वारा किसी एक कार्य में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेने से ही वह अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। पशु समाज में प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी काम स्वयं करता है। यद्यपि संस्कृति जैसा कोई तत्व उनके पास नहीं होता है, लेकिन जीवन की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कार्य है उनका ध्यान उन्हें अकेले ही रखना पड़ता है। नंबर 5 है भाषा एवं संस्कृति, लैंग्वेज एंड कल्चर। मानव की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी भाषा और संस्कृति है। एक व्यवस्थित और लिपिबद्ध भाषा के कारण ही मानव आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने संचित ज्ञान और अनुभवों का हस्तांतरण करता रहता है। इसी से भौतिक और अभौतिक संस्कृति के क्षेत्र में मानव आगे बढ़ता है। भाषा के व्यक्ति के समीकरण का आधार है, समाजीकरण का आधार है। एडवर्ड सापर ने लिखा है कि भाषा में ही संपूर्ण संस्कृति और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को व्यक्त करने की क्षमता होती है। यह मानव समाज की एक ऐसी विशेषता है जिसका पशु समाज में पूर्णतः अभाव है, मतलब वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है ये। नंबर 6 है सामूहिक निर्णय, कलेक्टिव जजमेंट। मानव समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता सदस्यों द्वारा सामूहिक निर्णयों के अनुसार कार्य करना है। इसी विशेषता के कारण मानव समाज की सामाजिक संरचना इतनी व्यवस्थित है कि मनुष्य अपनी सफलता को अपने विचारों से ही नहीं आंकता, बल्कि अपने बारे में अन्य व्यक्तियों के विचारों को और निर्णयों को महत्व देता है। मतलब दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस बात पर भी मनुष्य बहुत ध्यान देता है। सामूहिक निर्णयों के आधार पर कार्य करने से सभी सदस्य परस्पर निर्भर और परस्पर संबंधित रहते हैं। पशु समाज में सभी जीवधारी अपने कार्य केवल अपनी इच्छा से ही करते हैं। नंबर 7 है सांस्कृतिक विरासत यानी कल्चरल हेरिटेज। मानव इसलिए मानव है क्योंकि वह अपने अनुभव और विचारों को आगामी पीढ़ियों के लिए हस्तांतरित करके सांस्कृतिक विरासत को स्थायी बनाता है। इस कार्य में भाषा और लेखन उसके प्रमुख उपकरण हैं। सच तो यह है कि मानव समाज का इतिहास ही वास्तव में लेखन प्रणाली का इतिहास है। सांस्कृतिक विरासत के द्वारा हर युग के योग्य व्यक्ति अपने अनुभवों द्वारा संस्कृति को विकसित करते हैं। इसके फलस्वरूप विशेषीकरण की प्रक्रिया का विकास होता है और मानव सभ्यता में वृद्धि होती रहती है। पशु समाज में संस्कृति या किसी प्रकार की विरासत का प्रश्न ही नहीं उठता, उनके पास कहाँ है विचारों के पास। नंबर 8 है नैतिकता यानी कि मोरलिटी।
प्रत्येक समाज में दो पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, तथ्य यानी कि फैक्ट्स तथा इन तथ्यों के प्रति सदस्यों के लिए नैतिक नियम और व्यवहार। मतलब कुछ तो फैक्ट हैं लेकिन उनके प्रति लोगों के नियम क्या हैं और व्यवहार क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। उदाहरण के लिए यौन संबंध एक तथ्य है और इस तथ्य के प्रति सदस्यों में कुछ विशेष प्रकार के नियम होते हैं जो उनके व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। मानव समाज में विचार नैतिकता और अनैतिकता अथवा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए की धारणा में बंधे रहते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत पशु समाज में वैधता, नैतिकता और आदर्श का न तो कोई स्थान है और न इनमें कोई ऐसी समझ होती है। तो इन विशेषताओं को समझने की बुद्धि नहीं होती विचारों में। तो उनके समाज में केवल तथ्य हैं लेकिन इन तथ्यों के प्रति उनकी कोई मनोभाव नहीं है, कोई समझ नहीं है उनको। नंबर 9 है संबंधों की जटिलता। संबंधों की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशंस। स्तनपायी और नर वानर तथा कभी कभी कुछ कीड़ों तक में कुछ सीमा तक पारस्परिक संबंधों और जागरूकता की स्थिति पाई जाती है, लेकिन इसके बाद भी उनके समाज का रूप बिल्कुल अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर और अस्थायी होता है। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। यद्यपि मानव और पशु समाज का विभिन्न प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन यह तुलना वास्तव में सैद्धांतिक ही है। मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल है, ये रियल प्रैक्टिकल नहीं है। जहाँ एक और मानव पर बुद्धिबल और अपूर्व ज्ञान है, वहीं उसकी शारीरिक शक्ति पशुओं से बहुत कम है। अनेक परिस्थितियों से मनुष्य के प्राकृतिक विकास में बाधाएं उत्पन्न की हैं। इसके बाद भी मानव की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह संस्कृति का अधिकारी है। संस्कृति पर मानव का अधिकार होने से उसने एक बृहत सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करके अपने अस्तित्व को उसी में मिला दिया है। बाह्य रूप से मनुष्य एक स्वतंत्र और स्वेच्छाचारी प्राणी प्रतीत होता है, लेकिन यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उनका जीवन वैसा ही बनता है जैसा कि उसके समाज की संस्कृति है। इसी आधार पर व्यक्ति को अपनी संस्कृति का प्रतिरूप यानी कि रिप्लिका ऑफ द कल्चर कहा जाता है। इस प्रकार मानव समाज का पशु समाज से संपूर्ण भेद इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि पशुओं में समाज होता है परंतु संस्कृति नहीं होती है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो संस्कृति का आधार है। चलो ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में। बाकी के चैप्टर्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना। सोशियोलॉजी उसका नाम है, BA फर्स्ट सेमेस्टर।